सो हमारी अप्रोच सुन लो कैसे पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम। सो लाइक हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चन बेस्ड, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। ऐसा नहीं कि हम बुक उठाई हमने पढ़ना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं, मोस्टली रिपीट हुए हैं बेसिकली, है ना। ऑन एंड उसी बेसिस पे ना मैंने लाइक नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं। मैं हाथों से करने वाला था प्रिपेयर नोट्स वगैरह, मैंने हाथों से लिखे भी थे बेसिकली, बट लिखते लिखते ना यार हालत ही ख़राब हो गई। लाइक टाइम बहुत लग रहा था, है ना, बिकॉज अगर नोट्स मुझे ऐसे लिखने हैं जो जो मुझे समझ में आ जाए तो वो तो भी लिख सकता हूँ, लेकिन नोट्स मुझे ऐसे लिखने हैं जो और बच्चों को समझ में आ जाए, तो बहुत लाइक टाइम लग रहा था नोट लिखने में। डेट्स से मैंने सारे नोट्स लाइक MS वर्ड पे बना लिए, बिकॉज लाइक लैपटॉप वगैरह पे काम करने में बहुत जल्दी से काम कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे। तो इसलिए सारे नोट्स वगैरह ना लाइक डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, बट अच्छे नोट्स हैं यार, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लगता है बेसिकली, जैसे मैंने बनाए हैं। एंड ये सारे नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बच्चे पता नहीं क्यों लाइक डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते वीडियो को। चेक करना चाहिए यार, बिना बोले चेक करना चाहिए। सो अप्रोच सुन लिया आपने कैसे करना है, बेसिकली कैसे पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच के हिसाब से बेसिकली। मैं नोट्स वगैरह वैसे ही बनाए सारे। एंड जितने भी लाइक देखो टिप्स वगैरह है मेरे पास, बहुत सारे टिप्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सब टिप्स है, नीचे लिखा है ना टिप्स है। ये सब टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन टिप्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले तो पढ़ना ही है। इसलिए ना ये सब टिप्स वगैरह मैंने बताए हैं एंड में। तो अगर आपने पहले से पूरा पढ़ लिया है एंड फिर आपको टिप्स वगैरह देखने हैं, तो वो जो एंड में बताया है ना उसका लाइक मैं एक टाइम स्टैम्प पिन कर दूँगा, लाइक लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर जाके वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना एंड देन आप डायरेक्टली लाइक हो जाओगे फॉरवर्ड वहाँ पे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह पे। ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह हैं लाइक हैक वगैरह, हैकिंग द एग्ज़ाम, कि आपने लाइक अगर पूरा पढ़ भी लिया है तब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता हो तो हमारा स्कोर बहुत लेस हो सकता है। तो वो बातें पता होनी चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बेसिकली, है ना। एंड इसी में हम एक देखने वाले हैं सॉल्व पेपर, जो मैंने खुद सॉल्व किया, लाइक दिखाने के लिए कि अगर आप एग्ज़ाम में हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो वो कैसे सॉल्व करना है आपको, है ना। तो वो सब देखने के लिए टाइम स्टैम्प होगा नीचे, उस पर क्लिक कर देना बेसिकली। बट फर्स्ट विल स्टार्ट विथ लाइक लर्निंग द कंप्लीट यूनिट्स इन शॉर्ट, लाइक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे पूरा बट इन शॉर्ट, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पोर्शन का कहते चलेंगे, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर यूनिट 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने सिलेबस अटैच करा हुआ है ना। तो सिलेबस में लाइक पहले हमारा है ग्लोबलाइजेशन, बट अगर तुम लाइक बुक्स वगैरह में देखो, मोस्टली बुक्स वगैरह में, तो वो लोग स्टार्ट करते हैं सीधा लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से, एंड ग्लोबलाइजेशन वगैरह एंड में रखते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ग्लोबलाइजेशन। ये आता है बेसिकली, समझ जाओ तुम। बिकॉज जब मैं रिसर्च करी इसी के ऊपर तो मुझे मालूम पड़ा ये 4 क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, एंड ना रैंक में है, मतलब सबसे रिपीट हुआ है 1 वाला क्वेश्चन, देन उसके बाद सेकंड वाला, देन उसके बाद थर्ड वाला, देन उसके बाद फोर्थ वाला। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन विथ रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल द चारों इंपॉर्टेंट है। एंड अदर क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं, लाइक देखो टोटल 13 क्वेश्चन मैंने अटैच कर रखे हैं इसी यूनिट से, सिंपल बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि लाइक हमने पढ़ा वीडियो में कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है वो तुमको आइडिया लग जाएगा इन 13 क्वेश्चन को पढ़ के, है ना। इन सब के आंसर्स ऑलरेडी हैं नोट्स में, तो आंसर से टेंशन नहीं लेनी है, बट ताकि एक तरीके से मालूम पड़ जाए किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे अराउंड 13 क्वेश्चन अटैच कर दिए, जो कि कंप्लीट 13 क्वेश्चन है, लाइक इससे बाहर नहीं आया कुछ भी, ठीक है। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन तुमने देख लिया, देन सेकंड देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मोटिवेट कंपनीज टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड क्वेश्चन था, है ना। फैक्टर्स नहीं बताओ यार, कोई अपना मार्केट बड़ा करना क्यों चाहेगा, प्रॉफिट के लिए, बड़े मार्केट के लिए, रेवेन्यू बढ़ जाए, सब लाइक ग्रोथ वगैरह सब बढ़ जाए, एक्सपेंशन वगैरह बढ़ जाए, बहुत सिंपल है बेसिकली, सब बना के भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डिफरेंट मोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली। डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री में ना तुमसे एक ही बार में सारा पूछ सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लाइक कंजूसी करना बहुत गलत बात होगी, तो इसमें इतनी कंजूसी नहीं करिए। विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखो ये क्वेश्चन है, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 नंबर में आया था, ये क्वेश्चन आया था 9 नंबर में। टोटल 8 मोड ऑफ एंट्री होती हैं, ठीक है। अगर तुम एक्सप्लेन करो, देन उनके एडवांटेज लिखो, देन उनके डिसएडवांटेज लिखो, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 9 नंबर के हिसाब से। तो मैंने ये भी समझाया हुआ है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है विद इन 9 मार्क्स। Then differentiate between domestic and international business. Explain the complexities involved in international business. Very important question. So ये 4 important questions थे, most important basically, है ना। एंड देखते हैं अब नोट से स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ना है बेसिकली हमें। सो फर्स्ट थिंग हमारा वही होता है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी हम कुछ भी करते हैं, लाइक कोई भी पैसे की ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं,
अपनी कंट्री से बाहर जाके अपनी कंट्री के बॉर्डर पार करके किसी दूसरी कंट्री में, तो बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है। बट ये लिख के कैसा होगा एग्जाम में, तो एग्जाम में सिंपली तुम लाइक ये डेफिनेशन लिख सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, बहुत एक कीवर्ड है, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट नहीं हुआ यार, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, कीवर्ड है बेसिकली ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग ग्लोबल मार्केट नीड्स। ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस डेफिनेशन अगर आ जाता है तो। एंड नाउ देखो, येलो हाईलाइट का मतलब है ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर लिखा है मैंने डेफिनेशन में येलो हाईलाइट मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, नाउ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस होता है, ऑपरेशन होता है लार्ज स्केल में, सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसी यूज़ होती है, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, एक कंट्री का अलग एक कंट्री का अलग, कल्चरल डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, है ना, वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर सब कल्चर अलग अलग होते हैं, चाइनीज़ कल्चर जापानीज़ कल्चर, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, डोमेस्टिक लेवल पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लाइक पढ़ सकते हो, रिस्क अराइज ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंपल। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नोट्स तो बहुत कम लिखा है, बट जो मैं बोल रहा हूँ ना उससे बहुत ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान देना। मैं एग्जाम्पल्स वगैरह बोलता चलूँगा, और मैं लिखा कम है बट मैं बोलूँगा ज़्यादा। ठीक है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब ये होता है ना कि आई डोंट नो यू नो नॉट, बट अराउंड कुछ सालों पहले इन 1990s हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत कम थी, तो एक कंपनी कोका कोला वो भारत में थी। अब क्योंकि हमारी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कोका कोला कि भाई तुम्हें बताना पड़ेगा कि लाइक तुम क्या डालते हो अपनी रेसिपी में। तो कोका कोला ने मना कर दिया, हम बताएंगे नहीं, उनकी रेसिपी सीक्रेट है, तो उनको निकाल दिया कि जाओ तुम निकलो यहाँ से। एंड देन बहुत सालों बाद, 10 साल या 20 साल बाद, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, दोबारा नई गवर्नमेंट चेंज हुई, पुरानी वाली आ गई बेसिकली, तो उन्होंने दोबारा से बुला लिया कोका कोला को, वापस आ जाओ भाई तुम। तो कोका कोला तो एक बड़ी कंपनी थी, तो उसने सब कुछ फेस कर लिया, बट एक छोटी कंपनी से कुछ फेस नहीं कर पाती, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, है ना, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता रहता है बहुत ज़्यादा, एंड चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, गुड्स मे बी प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री। ठीक है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये होता है, हम ये नहीं बात करें सही गलत की, बट ये होता है, वो बात करें ये होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है हमारा कि ये होता है, हम ये बात नहीं करें सही गलत है, बट ये जो है वो है। सही गलत की बात हम आगे करेंगे जाके। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज़, इंटेंस कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टेरिस कोटास इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा, ये होता है। अब सही गलत है वो बात की बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये होता है बेसिकली। एंड नो इंपॉर्टेंस तुम्हें बताओ यार, खुद ही सोच के बताओ, अगर हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट से चले जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो सिंपल सी बात है, हमारी मार्केट बड़ी हो जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। किसी कंट्री में अगर रिस्क लाइक किसी कंट्री में कुछ हादसा वगैरह हो भी गया, तब भी हमारा रेवेन्यू कम्प्लीटली बंद नहीं होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, रिसोर्स एक्सेस मिल जाएगा। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री में नहीं थे, उसको हम दूसरी कंट्री से प्रोक्योर कर पाएंगे, है ना, तो रिसोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, इनोवेशन बढ़ेगा। जब हम जाके लाइक एक्सपीरियंस करेंगे दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी वगैरह को, तो हमको लाइक एक वाइड एंगल ऑफ थिंकिंग मिलेगी, जिससे हम देख पाएंगे अच्छा यहाँ पर तो ये भी होता है, अच्छा यहाँ पर तो ये भी होता है, यहाँ पर तो ये काम को इस तरह से करा जाता है, यहाँ पर तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिससे हमारा माइंड ओपन होगा, जिससे हमें न्यू आइडियाज़ वगैरह आएंगे, प्रैक्टिस वगैरह सीखेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह सीखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंस में ना लिखा कम है यहाँ पर, लेकिन तुम्हें ना एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा करना पड़े तो कर देना, ठीक है, बना के। ऑल्दो इंपॉर्टेंस वगैरह आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स में 6 पॉइंट इनफ है, ऑल्दो 7 लिख देना, है ना, बिकॉज जब भी क्वेश्चन आता है ना तो अराउंड आई गेस 6 मार्क्स में तुमसे पूछ लेगा कि बताओ IB होता क्या है एंड इसका इंपॉर्टेंस बताओ, तो 2 मार्क्स की डेफिनेशन हो गई एंड 6 इंपॉर्टेंस लिख देना, तो 4 मार्क्स हो गए, है ना। तो थोड़ा अपने भावनाओं पर रखना कंट्रोल, जितने मार्क्स का पूछा है उतने मार्क्स का ही आंसर करना, उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग बेसिकली। ये सब मैं बातें करी हुई टेंशन मतलब एंड में वीडियो करी हुई मैंने बातें टिप्स वगैरह की, है ना। इनोवेशन देख लिया हमने, टैलेंट डाइवर्सिटी, है ना, हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव स्किल्स देख पाएंगे, बेसिकली हम दूसरी कंट्रीज से भी पीपल को हायर कर पाएंगे। अच्छा, लेट्स से अगर मुझे जापान में बिज़नेस करना है, ठीक है, वहाँ पर मैंने अपने एक फर्म को सेटअप किया, कंपनी वगैरह, क्या मैं अब पीपल भी इंडिया से ही लेके जाऊँगा क्या? नहीं ना। अगर मैं पीपल इंडिया से हाँ लेके जाऊँगा, बट ऐसा नहीं सबके सभी इंडिया से भर लूँगा मैं। आई विल ट्राई टू हायर सम जैपनीज़ पीपल एज वेल, बिकॉज
अगर हमें जापान में बिज़नेस करना है तो हमें जापान के लोगों को समझना पड़ेगा। एंड अगर जापान के लोगों को हमें समझना है तो उनके बारे में एक जापानीज़ ही हमको बहुत अच्छे से बता पाएगा इंस्टेड ऑफ अ इंडियन मैन और इंडियन वुमेन। एक जापानीज़ ही आदमी हमें बता पाएगा, आदमी या फिर वुमेन जो भी है, एक एम्प्लॉय बता पाएगा कि हाँ यहाँ की ये कल्चर, यहाँ पे ये सब चलता है, यहाँ पे ये अच्छे से काम करेगा। तो हमें बेसिकली डाइवर्सिटी मिलती है, डाइवर्स स्किल्स वगैरह को हम एक्सेस कर पाते हैं, ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है। अगर हमें मालूम पड़ता है कि हमारा दो बिजनेसेस हैं, एक बिज़नेस ग्लोबली ट्रेड कर रहा है, एक खाली डोमेस्टिकली कर रहा है, तो हमारा लाइक परसेप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट कि हम जो ग्लोबली कर रहा होता है ना, जो विदेश से माल भेज रहा होता है, उसको हम अच्छा ही मानते हैं, है ना। तो उससे रेपुटेशन बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है, सब बढ़ता है। एंड नाउ चैलेंजेस, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी कह सकते हैं, विच इज़ डिफरेंट करेंसीज एंड एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। डिफरेंट करेंसीज होती है ना। एंड लाइक लेट्स से कि आज ही मैंने ट्रेड किया डॉलर में, एंड ट्रेड करने के लिए मैंने डॉलर ख़रीदा, लाइक लेट सपोज 90 रुपये दे के मैंने $1 लिया, ठीक है। एंड मैंने ट्रेड किया, उससे मुझको डॉलर दिया, एंड अगले दिन रुपीज़ की वैल्यू तो कभी कम होती नहीं है, बट लेट से कम हो गई रुपीज़ की वैल्यू, है ना। डॉलर के बदले रुपीज़ की वैल्यू 85 ही हो गई, तो मेरा एक अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाएगा कि यार मैंने तो 90 रुपये में लिया, लेकिन जब मुझे बाद में मिला एंड दोबारा मैं एक्सचेंज करने गया तो रुपीज़ की वैल्यू 85 रुपये हुई, तो मुझे अब $1 के बदले खाली 85 रुपये ही मिले, 85 रुपीज़ ही मिले खाली, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हो सकते हैं ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएसन, करेंसी वैल्यू कम ज़्यादा होने में, है ना। अगर ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है ना। डिफरेंट करेंसीज वगैरह, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस वगैरह कई तरीके के लाइक अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कॉज कर सकते हैं। डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज में ना हमें सब कुछ पढ़ना वगैरह पड़ता है। देखो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, हमें हर एक कंट्री के लॉज पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने किसी कंट्री वाला दूसरी कंट्री में लगा दिया। अगर हमने कोई मिस्टेक वगैरह कर दी लॉ पढ़ने में तो हमको बहुत सारे ह्यूज फाइन्स वगैरह पे करने पड़ सकते हैं। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन रूल्स, ट्रेड, टैक्सेशन, लेबर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो हमें सबके लॉज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, अगर हम कल्चर नहीं समझ पाए ना यहाँ के लाइक दूसरी कंट्रीज़ के लोगों का, तो हमारे बिजनेस में भी फेल हो सकता है ना। लाइक जो भी लाइक इफ़ आई गिव यू अ लेजेंडरी एग्जांपल, तो मैं आलू टिक्की बर्गर ले लूँ। नॉर्मली मैकडोनल्ड्स नॉन वेज ही सब कुछ होता है उसका, नॉन वेज बर्गर वगैरह। अगर तुम जाओगे विदेश में तो एवरीथिंग इज़ नॉन वेज, बट जब वो इंडिया में आए ना तो उन्होंने लाइक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया अपना मैक आलू टिक्की बर्गर, बिकॉज दे नीड टू केटर द इंडियन पीपल। एंड in India there are a huge amount of people who eat only veg और अवॉइड नॉन वेज, है ना। स्टिल लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसा करते हैं, तो उनको इंडिया कल्चर को समझते हुए ऐसा अपना एक नए तरह का प्रोडक्ट लाना पड़ा, है ना। तो कल्चर डिफरेंसेस वगैरह हो सकते हैं जिससे इनिशियली बिजनेस को सफ़र करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिस्क, वो मैंने बात करा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, जो मैंने एग्जांपल दिया तुमको कोका कोला का, है ना। इकोनॉमिक रिस्क कि इकोनॉमिक वगैरह चेक करना, कैसा तो नहीं जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ रिसेशन आने वाला है, वहाँ वॉर चल रही है। जैसे अभी तुम लाइक अगर किसी बिज़नेस अच्छे से ना पढ़ा हो एंड उसने गलती जाके ईरान में खोल दिया अपना बिज़नेस, तो अब तो उसके लग गए ना, समझ रहे हो बात। तो इकोनॉमी वगैरह देखना कि वॉर तो नहीं चल रही है, कहीं वॉर वगैरह तो नहीं चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं युद्ध होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, ये सब हो सकता है बेसिकली। तो पढ़ना ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है बेसिकली पढ़ना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, है ना। सेंडिंग गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स रिक्वायर्स प्रॉपर पैकेजिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कस्टम्स क्लियरेंस एंड ट्रैकिंग वगैरह, है ना। टेरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट में इम्पोज टेरिफ्स, कोटास, रिस्ट्रिक्शंस दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इट्स लाइक चैलेंज है बेसिकली कि हाँ इसका भी एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ रहा है। टैरिफ्स लग गए, कोटास लग गए कि पहले, अब तो मैं माल ही नहीं बेच पा रहा अपना, जितना मैं बना पा रहा हूँ बेच नहीं पा रहा। मैं बना पा रहा हूँ 500 टन, एंड गवर्नमेंट कह रही है 250 टन ही लेंगे खाली, हम खाली 250 टन लेंगे, बेसिकली 250 टन लेंगे, है ना। तो बाकी हम बेच नहीं पा रहा। तो ये सब हमें बेफालतू फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस है बेसिकली फेस करने पड़ते हैं। इंटेंस कंपटीशन है, डोमेस्टिकली हमारा कंपटीशन बहुत हाई होता है, बट इंटरनेशनली तो और ज़्यादा हाई होता है। बिकॉज देखो इंटरनेशनली जो लेट्स से अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं गया बिज़नेस करने जापान में, लेट्स से मेरा बिज़नेस है कपड़ों का, ठीक है, टी शर्ट वगैरह बनाता हूँ मैं, ठीक है। मैं गया जापान में, तो वहाँ पे जापान की जो कंपनी है वो भी तो कुछ ना कुछ बना ही रही होगी, तो मेरे को उससे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। एंड बाहर से कुछ अदर कंपनीज़ वगैरह आ गई होंगी टी शर्ट बेचने, तो मुझे उससे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली मुझको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इंटेंस कंपटीशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम डिफरेंट पीपल को हायर करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लैंग्वेज में लाइक
तुम सिंपल ट्रांसलेशन पता नहीं कर सकते, सिंपल ट्रांसलेशन से पता नहीं कर सकते, है ना। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं जो वहाँ का कोई लोकल नेटिव ही समझ सकता है ना। तो ये सब इनिशियली बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह, टाइम जोन डिफरेंसेस, लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, एंड ये बहुत कॉस्टली पड़ सकती है बिजनेस को अगर गलती से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई तो, है ना। तभी उनको लाइक एक इफेक्टिव रखना चाहिए वो ट्रांसलेटर वगैरह, जिससे तुम अच्छे से कमेंट कर पाओ। तो बेसिकली एक चैलेंज है, डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट स्टाइल, नेगोशिएशन मेथड्स, पेमेंट प्रैक्टिसेस। हाँ, अगर तुम जापान में जा रहे हो, लेट्स से जापान का एग्जांपल लेते हैं, तुम वहाँ के एम्प्लॉयज़ हायर करोगे, अब मे बी उनका कोई अलग ही सेट ऑफ रूल्स वगैरह वो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो, एंड तुम्हारी कंपनी में रूल्स वगैरह अचानक से बदल जाए, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, मैं 10 लिखे, क्यों 10 लिखे मैंने यहाँ पे, एग्जाम में तो लाइक 6-7 लिखने पड़ेंगे, एग्जाम में तो लाइक 6-7 ही लिखने पड़ेंगे, बट 10 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ना, ताकि तुम एक दो अगर भूल भी जाओ तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो याद रहे, है ना। तो दिस डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस वगैरह, ग्रेटर अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल लॉज, सब कुछ इन्वॉल्व होता है ना, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, सक्सेस की गारंटी बहुत कम होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गए। नॉट डिफरेंस बिटवीन, है ना। अब मैंने हाथ से लिख के टच करा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस विद इन अ कंट्री, आउटसाइड लाइक आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड ऑफ अ कंट्री, बायर्स एंड सेलर्स आर फ्रॉम सेम कंट्री, डोमेस्टिक में आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, करेंसी सेम करेंसी इज़ यूज्ड, डिफरेंट करेंसी इज़ यूज्ड, होमोजिनिटी, होमोजिनिटी मतलब तुमने लाइक 10th में क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, होमोजिनिटी मतलब कितना लाइक लोगों के बीच में, इस केस में कितना लाइक लोगों के बीच में लाइक सिमिलैरिटीज़ हैं, कि अगर मैं एक माल बनाता हूँ किसी के लिए, तो वो लाइक कितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एक ही बार में, कि लैंग्वेज उनका सेम है कि नहीं, कल्चर वगैरह सेम है कि नहीं। तो डोमेस्टिकली लैंग्वेज वगैरह कल्चर वगैरह मोस्टली सेम ही होता है, बट आउटसाइड द कंट्री इट्स ग्रेटर हेट्रोजिनिटी, हेट्रोजिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, यहाँ डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है, ज़्यादा लगता है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम करना पड़ता है, कंपैरेटिवली कम करना पड़ता है, एंड यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है। मोड्स ऑफ एंट्री अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोड्स ऑफ एंट्री ना, इसको सॉर्ट करना एक बहुत बेवकूफ़ी होगी, छोटे में लिख दिया, बिकॉज यहाँ टोटल 8 मोड्स ऑफ एंट्री हैं। एक्सपोर्ट्स, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर, एफडीआईज, मर्जर एंड एक्विजिशंस, टेक ओवर्स, टर्नकी प्रोजेक्ट्स। हो सकता है कि सिंगल पूछ लें, प्रॉपर 6-6 मार्क्स सिंगल पूछ लें, एंड हो सकता है कि सारे के बारे में पूछ लें, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो मैंने देखो यहाँ पर प्रॉपर अटैच करा हुआ है सब कुछ, है ना। डिफरेंट थोड़ा सा लाइक लाइट वगैरह कम होगी, बट ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है ना। डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री, चूजिंग द राइट मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पहला एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली, सेलिंग वर्ल्ड वाइड, की कंट्रीब्यूट टू एन इकोनॉमी। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ये दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ही हमने डायरेक्ट परचेज एंड सेल बिटवीन द कंट्रीज, नो इंटरमीडिएट्स। यहाँ पे इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब पोजिट ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स, इंटरमीडिएट्स लाइक मिडिल मैन, कमीशन एजेंट्स, परचेजिंग एजेंट्स, है ना। इतना ही लिख के आना, ठीक है, तुम इतना ही लिख के आना। हाँ, थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर सकते हो। लेट्स से अगर मेरा एक्सपोर्ट 6 नंबर का आ गया, तो देखो इतना यहाँ से आता लिखने के, तो मतलब 2 पेज भरने बेसिकली, 3 नंबर के लिए मुझे बेसिकली 1 पेज भरना होता है कम से कम। तो अगर मैं ऐसे ही लिखूँ, ऐसे लिखना सेम टू सेम, यहाँ से एक बिंदु निकाल के, यहाँ से लाइन निकाल के ऐसे लिखना सेम टू सेम एग्जाम में, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को एलेबोरेट कर देना कि एक्सपोर्ट मीन्स वी मैन्युफैक्चर थिंग्स डोमेस्टिकली एंड देन सेल देम वर्ल्ड वाइड बेसिकली, है ना। की कंट्रीब्यूटर्स ये कर दोगे, तो यहाँ तक हो गया। देन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देना, है ना, एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो ऐसा करने से तो प्रॉपर 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट उसके हो गए कि होता क्या है। एडवांटेजेस हमारे सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता इसमें, सिंपल बनाओ और सिंपल बेच दो, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। रिक्वायर्स लेस फंड्स, पैसे कम लगते हैं। इन्वॉल्व्स लेसर रिस्क बिकॉज सिंपल ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्रीजेस, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, क्योंकि ना इंटरमीडिएट्स कभी कभार हो जाते हैं इन्वॉल्व, तो इंटरमीडिएट्स अगर आ गए तो वो भी अपना बीच में कमीशन खा जाएंगे, तो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे कंपटीशन और बढ़ जाएगा प्रोडक्ट के लिए, डिमांड और कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है ना। यूज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं बहुत बार। नो क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स का कोई फीडबैक वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा कई बार, है ना, इसलिए। तो मोड्स ऑफ एंट्री बेसिकली हमने अभी डिस्कस करा पहला एक्सपोर्ट का।
सिंपल था बहुत ज़्यादा। दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एंड नाउ सेकंड, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। देखो, लाइसेंसिंग मीन्स होता है हमारा सिंपली अपना कोई एक लाइक कॉपीराइट पेटेंट वगैरह, अपना कोई भी एक फॉर्मूला वगैरह, कोई भी एक एसेट वगैरह, कोई एक सिंगल एसेट, कोई सिंगल या फिर 2-3 एसेट वगैरह दे देना यूज़ करने के लिए, ये होता है लाइसेंस वगैरह, ये होता है लाइसेंसिंग बेसिकली। एंड फ्रेंचाइजिंग मतलब होता है अपना प्रॉपर ब्रांड नेम ही दे देना उनको, प्रॉपर ले लो हमारा ब्रांड नेम, इसको पूरा यूज़ करो तुम अपने बेनिफिट के लिए, एंड इसके बदले में तुम रॉयल्टी फ़ी पे करते रहना। तो भी हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ लाइसेंसर, ठीक है, लाइसेंसर मतलब जो लाइसेंस देता है ना, गिव्स अनदर पार्टी राइट टू यूज़ इट्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फॉर अ प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, टाइम पहले से डिटरमाइंड होता है, इन एक्सचेंज ऑफ अ रॉयल्टी। लाइसेंसर मतलब जो देता है, एंड लाइसेंसी मतलब SEE मतलब जो लेता है। पेटेंट्स, इन्वेंशंस, फॉर्मूलाज, डिज़ाइंस वगैरह ये सब कुछ हो सकता है एग्जाम्पल जो लाइसेंस किए जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसका मतलब है लाइसेंसिंग मतलब। नाउ फ्रेंचाइजिंग, सिमिलर टू लाइसेंसिंग बट थोड़ा होता है ब्रॉडर रेंज, है ना, ब्रॉडर इन रेंज, इंक्लूड्स मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल असिस्टेंस एज वेल। लाइक इन फ्रेंचाइजिंग बताते हुए तुम्हें काम कैसे करना है। लेट्स अगर मैं लिया फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स का, तो वो बताएंगे तुम्हें कैसे बर्गर बनाना है, कैसे बेचना है, हमें सब कुछ बताएंगे, और टिप्स वगैरह देंगे कैसे बनाना बर्गर, सब कुछ हमें रेसिपी वगैरह सिखा के देंगे, है ना, बताएंगे कैसे कैसे सामान बनाना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सब बताएंगे बेसिकली मुझको, कैसे मार्केटिंग वगैरह करनी है। ऑल दो मार्केटिंग तो खुद ही कर देंगे, मार्केटिंग तो हमारे खुद ही कर देंगे, वो प्रमोट वगैरह करने का, हम तो बेचना है ना। फ्रेंचाइजीज कैन ऑपरेट देयर ओन बिजनेसेस यूजिंग द एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ पेरेंट कंपनी, फ्रेंचाइजर, ठीक है। वो यूज़ कर सकते हैं फ्रेंचाइजर की लाइक ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इसके बदले रॉयल्टी फ़ी के बदले, है ना। फ्रेंचाइजर्स मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द नेटवर्क्स बाय एनफोर्सिंग स्टैंडर्डाइजेशन। फ्रेंचाइजर बेसिकली फ्रेंचाइजर पूरा ट्राई करता है अपनी तरफ से कि कुछ भी गलती वगैरह मुझसे लाइक कुछ भी गलती वगैरह हम लोग ना करें, फ्रेंचाइजी वगैरह ना करें, है ना। क्योंकि अगर फ्रेंचाइजी ने गलती करी, फ्रेंचाइजी मतलब जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसने गलती करी, तो नाम अल्टीमेटली बदनाम होगा फ्रेंचाइजर का ही। लेट्स से अगर तुम जा रहे हो मैकडोनल्ड्स में, तो वहाँ पे एक बर्गर ख़राब मिला, अब वो गलती तो फ्रेंचाइजी की है जो वहाँ फ्रेंचाइजी चला रहा है, बट तुम गाली किसको दोगे, गाली वाले दो तुम दोगे गाली वगैरह दोगे तुम फ्रेंचाइजर को, बेसिकली मैकडोनल्ड्स को दोगे, इसका बर्गर ख़राब है, इनसे काम से नहीं होता, है ना। एंड देखो डिफरेंसेस वगैरह नॉर्मली किसी बुक को लिखा नहीं होता, बट ना ये आ सकता है मे बी ग्राफ में लिख दिया इसलिए। तो 3 मेन डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के बीच में। स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई 1-2 प्रॉपर्टी होती है, यहाँ प्रॉपर इंटायर बिजनेस मॉडल हो जाता है ना, ब्रॉडर रेंज। नो राइट टू रिवोक, एक बार दे दिया लाइसेंस तो ले नहीं सकता वापस। लेट से मैंने कहा ये लो मेरा पेटेंट, तुम ये यूज़ कर लो पेटेंट मेरा, है ना, 2 साल के लिए, तो अब मैं कैसे भी यूज़ करूँ, अब फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं गलत यूज़ भी करूँगा ना तो वापस ले नहीं सकता मुझसे, मैंने पैसे पे कर दिए। लेकिन यहाँ पे अगर उसको मालूम पड़ता है फ्रेंचाइजर को कि जो फ्रेंचाइजी है तो मैं नाम बदनाम कर रहा है, नाम डुबा रहा है घोचू, है ना, तो वो ले सकता है वापस, राइट टू रिवोक होता है यहाँ पे। पॉपुलर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, सामान वगैरह बनाने में, पॉपुलर इन सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है। सो सेकंड भी डिस्कस कर लिया हमने, एंड नाउ थर्ड देखते हैं विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब लाइक ब्रांड्स लाइक नाइक वगैरह, वो लोग ना अब लाइक एक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, तो अब वो लोग अपने जूते वगैरह खुद से नहीं बनाते, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लोग बस अब करते हैं मार्केटिंग वगैरह, एंड जूते बनाने का काम उन्होंने दे रखा है अदर मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई तुम जूते बनाओ, हमको दे देना, हम मार्केटिंग वगैरह करेंगे, हम बेचेंगे, बना के तुम दे दो हमको, बेचेंगे हम, रखेंगे अपनी दुकानों में, बट बनाओगे तुम, अब बनाने का काम हम नहीं करेंगे। ऐसा करने से लाइक एक बिजनेस कैपिटल लाइट हो जाता है, बेसिकली कैपिटल एसेट लाइट, बेसिकली एसेट लाइट हो जाता है। एसेट लाइट मतलब जहाँ जब एसेट बहुत कम यूज़ हो, जिससे रिस्क वगैरह बहुत कम हो जाता है। अगर नाइकी सब कुछ बनाएगा तो मशीन वाला लगाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा कैपिटल वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा, उससे किसी दूसरे बंदे से बनवा लूँ जिसके इसमें एक्सपर्टीज़ वगैरह है ना। तो आजकल टिल नाउ बेसिकली हाउ कैन आई से, अभी तक तो फिलहाल चाइना ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब है बेसिकली, वहाँ भी मोस्टली चीज़ें मैन्युफैक्चर वगैरह होती हैं। बट नाइक बनाता है अपना, लिखा है मैंने क्या यहाँ पे, लिखा नहीं है मैंने, आई गेस म्यांमार में ऐसे कुछ था, जगह थी जहाँ पे नाइक अपना मेजरली प्रोडक्शन वगैरह करता है जूतों का। ऐसी एप्पल भी है ना, बस डिज़ाइन करता है वो कैलिफोर्निया में, मैन्युफैक्चर वगैरह तो अलग जगह पे ही होता है। तो मैनी बिजनेसेस फोकस मोस्टली ऑन मार्केटिंग ओनली एंड आउटसोर्सिंग देयर प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आउटसोर्स कर देते हैं बेसिकली. फाइंडिंग अ मैन्युफैक्चर फैसिलिटी टू मेक गुड्स एट कंपेटिटिव प्राइस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल लाइज विद देम. मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद ही करते हैं. हमने कहा ना कि जूते बना के दे दो बस तुम मुझको, बेचूंगा मैं खुद ही. एग्जांपल लाइक नाइक वगैरह, तो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, है ना. अच्छा, हमने लाइक आई गेस लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग का वो नहीं देखा ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, चलो वो बाद में देख लेंगे हम सबके सब. ओके, एंड थर्ड का डिस्कस कर लिया मैंने. एंड ना फोर्थ का देखते हैं, जॉइंट वेंचर. जब भी हमको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हाँ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया हमको, लेकिन अब हमने औकात से बाहर जाके हमने एक लाइक काइंड ऑफ एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, बट हमारी औकात से बाहर. अब तो वो ले तो हमने लिया, अब हम कंप्लीट नहीं कर सकते अकेले, है ना. तो इन दीज सिचुएशंस प्रोजेक्ट छोड़ना तक बेवकूफ़ी होगी. तो क्यों ना मैं अपनी ही तरह सिमिलर बिजनेस खोजूँ जो मेरी हेल्प कर सके इसे कंप्लीट करने में. उससे बस जॉइंट वेंचर कर लूँ, मे बी हमेशा के लिए हो सकता है, खाली लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड देन हम दोनों मिलकर साथ में कंप्लीट कर लें. तो बिजनेस अरेंजमेंट्स where two or more independent entities come together to collaborate on a specific or undertake a shared business venture. ठीक है, शेयरिंग रिसोर्सेज एक्सपर्टीज, शेयर करते हैं सब कुछ अपना. साथ में आते हैं दो डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज़ टू शेयर आर स्पेसिफिक लाइक एक्सपर्टीज, अंडरटेक अ शेयर्ड बिजनेस वेंचर एक्सेट्रा. 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली ये. इक्विटी जॉइंट वेंचर, कैपिटल देते हैं वो लोग, शेयरिंग ऑफ ओनरशिप वगैरह करते हैं. कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ये खत्म हो जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे, है ना. तो हम इसे के लिए कर सकते हैं, या तो खाली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी कर सकते हैं, है ना. कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर्स, एंटिटीज कोऑपरेट वाइल रिटेनिंग देयर सेपरेट एंटिटीज़. एग्जांपल, कभी कभार ना ऐसा हो जाता है कि हाँ हम लोग साथ में भी हैं, बट साथ में हम लोग किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हैं बस, बाकी हम दोनों अलग अलग ही रहेंगे. जैसे कि जब स्टारबक्स आया था, अच्छा इससे अच्छा एग्जाम्पल बस था नहीं, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जब स्टारबक्स आया था इंडिया में तो उसको पता नहीं था कैसे कैसे मुझे कहाँ अपना दुकान वगैरह खोलनी है. तो स्टारबक्स गया टाटा के पास कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो. तो टाटा ने कहा ठीक है हम हेल्प कर देंगे. तो उन्होंने जॉइंट वेंचर, उन्होंने क्या कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर, जिसका नाम पड़ा टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड. ऐसे में टाटा ने बस अपना एक थोड़ा सा ध्यान भटका के अपने मेन बिजनेस से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जिससे टाटा की कंप्लीट एंटिटी ख़त्म नहीं हुई, एंटिटी बनी हुई है, बट थोड़ा बहुत ध्यान आप उस पर देने लग गया कि ठीक है हम लोग साथ में ये भी काम करते हैं. तो कम्प्लीटली अलग ना होना, कम्प्लीटली नहीं जोड़ना, बस कुछ किसी थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए जुड़ जाना, है ना. जैसे फिर टाटा ने हेल्प करी स्टारबक्स की आउटलेट्स वगैरह मैनेज करने में, सब हेल्प करी टाटा ने. तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर. ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आ गया ना सिंगल बेस्ड भी आ गया तभी तुम कुछ ना कुछ तो कर पाओ, है ना. तो याद करना, इक्विटी जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर एंड कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर सिंपली मतलब बिजनेस दो डिफरेंट एंटिटी का आपस में साथ में आना, कोलैबोरेट करना फॉर स्पेसिफिक और अंडरटेक अ शेयर्ड बिजनेस वेंचर, फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अंडरटेक अ शेयर्ड बिजनेस वेंचर. ठीक है. एंड नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल FDI यार, कि किसी दूसरे से इन्वेस्ट कर देना, बस इन्वेस्ट करके उसका ओनरशिप स्टेक ले लेना, जिससे हम ऑटोमेटिकली उसके मालिक बन जाते हैं. लेट से कोई बिजनेस था जापान में चल रहा था, हमने उसकी बिजनेस की 20% स्टेक खरीद लिया पैसे देके, तो हम उसका डायरेक्टली कुछ भी कह लो मालिक बन तो गया ना 20% के, वो हमारा बिजनेस भी तो हो गया अब. तो अगर अब वो हमारा बिजनेस भी हो गया तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल बिजनेस करने लग गए. तो इसलिए पैसे दे खरीद लेना. इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकते है, कुछ भी कर सकता है. कोई भी अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में. फ्रॉम वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री. ठीक है, एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री बिजनेस में बेसिकली. सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय इन्वेस्टर ओवर फॉरेन एंटरप्राइजेज. अगर हम एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ स्टेक खरीद लेना तो हमें एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल मिल सकता है. अगर लेट से मैंने खरीद लिया 40% वगैरह खरीद लिया तो मुझे एक अच्छा खासा कंट्रोल मिल सकता है. FDI प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी, है ना. बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर FDI चलता रहेगा ना तो दूसरी कंट्रीज़ वगैरह को मिलता रहेगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, है ना. इसलिए गवर्नमेंट वगैरह सब्सिडीज़ वगैरह देती हैं और इनवाइट करती है कि आओ हमारे में इन्वेस्ट करो. इसके लिए गवर्नमेंट्स लाइक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, न्यू पॉलिसीज़ वगैरह लेके आना, ये सब करते रहती है, जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे दुबई ने किया, दुबई में फुल इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टर्स से. जनरेट ग्रेटर रेवेन्यू, लार्जर कंज्यूमर बेस, रिसोर्स एक्सचेंज भी कर सकते हैं, है ना.
रेवेन्यू बढ़ जाता है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा भी लाइक जितना वो रेवेन्यू कमाएगा उसका कुछ हमको मिलेगा। कंज्यूमर बेस बढ़ जाता है। अगर हमारा बिजनेस हो गया, लेट्स से मैंने किसी बिजनेस का खरीद लिया 40% स्टेक्स, तो अब उसी बिजनेस के जरिए ना मैं अपना कोई और बिजनेस प्रमोट करवा सकता हूँ। आई कैन प्रमोट माई अनदर बिजनेस ऑल्सो, जिससे मुझे अच्छा खासा कंज्यूमर बेस मिल जाएगा, है ना। रिसोर्स एक्सचेंज, लेट्स से किसी कंट्री में कोई रिसोर्सेज थे, है ना, एंड मैंने उसी कंट्री के किसी बिजनेस का अच्छा खासा स्टेक खरीद लिया, तो अब मैं उस कंपनी के द्वारा उस कंट्री के रिसोर्स का यूज़ कर सकता हूँ, रिसोर्स वगैरह का यूज़ कर सकता हूँ अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए बेसिकली। एंड नाउ इट हैज़ टू रूट्स, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। लाइक गवर्नमेंट रूट वी फॉलो, इन दिस रूट बेसिकली वी नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वी आर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू DPIIT। इसकी फुल फॉर्म ना तुम बताना मुझको क्या है, और तो मैं पिन कर दूंगा, पिन नहीं, आई विल ऐड दिस इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी लाइक थोड़ा डेंजर सेक्टर में, लाइक पावर सेक्टर में, लाइक आर्म्स सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हम न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ना हमको पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ता है अप्रूवल वगैरह। एंड ऑटोमेटिक रूट लाइक सिंपल जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं सिंपल बिजनेस में, लाइक कोई फैशन का बिजनेस हो गया, फूड बिजनेस हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल दूँ मैं अगर तुम्हें, तो गूगल ने खरीद लिया था स्टेक 7.73% ऑफ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो ये सब सिंपल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं जो सिंपल होती हैं बिजनेस वगैरह में, उतना कुछ डेंजर नहीं होता, तो इसमें कोई अप्रूवल लेना नहीं पड़ता गवर्नमेंट या RBI से, ठीक है। तो सिंपल लिख देना तुम, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, नो अप्रूवल नीडेड, अप्रूवल इज़ नीडेड। एग्जाम्पल लिख देना, गूगल ने ले लिया था जैसे शेयर रिलायंस जियो का, है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो, एक्सपोर्ट्स का हमने देख ही लिया था। नाउ लेट्स सी कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग का। अब देखो कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग है तो इससे पैसे बचते हैं अच्छे खासे, बिकॉज एसेट तो हमें खुद से खर्च नहीं करनी पड़ती ना, फ्री फ्रॉम रिस्क वगैरह, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट्स। अब देखो हमने कह दिया मैन्युफैक्चरर से कि भाई तू देगा मुझे बना के 1000 जूते, अब मुझे नहीं पता कैसे देगा, तेरी जिम्मेदारी है वो, उसके बदले हमारी ये पेमेंट हो जाएगी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लो मैन्युफैक्चरर ने बना रहा था, बेचारे की फैक्ट्री में आग लग गई, उसका माल निपट गया, तो अब हम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, उसकी गलती है, वो जाने। कैन स्टार्ट इमीडिएटली, तुरंत धरो मैन्युफैक्चर को, उसको रॉ मटेरियल दो, काम स्टार्ट हो जाएगा, लाइक कुछ भी सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है क्योंकि मैन्युफैक्चर वगैरह ना पहले से स्किल्ड होते हैं, सब कुछ पहले से होता है उनके पास, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट ले पाते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का, इसलिए नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। बेनिफिट टू लोकल प्रोड्यूसर्स एज वेल, लाइक जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बेनिफिट वगैरह हो जाता है ऐसा करने से, है ना। लेस कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर हम बना रहे होते हम अच्छा चेक कर सकते हैं, लेकिन अब बना कोई और रहा है ना, इसलिए तो देती है नाइकी वगैरह पॉलिसीज, लाइक गारंटी वगैरह के 1 महीने वापस, 1 साल में वापस कर लेंगे, 1 महीने वापस कर लेंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि हमने तो बनाया नहीं है, किसी और ने बना के भेजा है, तो गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो लेस कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग, गलतियाँ हो सकती हैं। लोकल फर्म्स नॉट अडहियर टू द डिज़ाइन क्वालिटी, हम तो कहते हैं हमें तो इस क्वालिटी का चाहिए, बट हमारा एक्चुअल में ध्यान तो है नहीं कैसा वो बना रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि जो लोकल फर्म्स वगैरह हैं वो ना अडहियर ना करें, ना माने हमारी बात कि डिज़ाइन में गलती कर दें, क्वालिटी में गलती कर दें, ऐसा हो सकता है बहुत बार। लोकल प्रोड्यूसर्स नॉट फ्री टू सेल इन ओपन मार्केट्स। लेट्स से मैंने हायर किया मैन्युफैक्चर को, उसको मैंने कहा मुझे इतने जूते चाहिए मुझको, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ने कहा हाँ बन जाएंगे जूते, इतना जूते बना दूंगा मैं। लाइक मैंने कहा उससे कि बना 1000 जूते, उसने कहा बना दूंगा जूते 1000 जूते, बट उसकी कैपेसिटी है बनानी 2000, बट क्योंकि उसने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो ना बना के ना बेच नहीं सकता मार्केट में, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वरना बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर नाइक के जूते बना के उसने बेचने लग गया सस्ते में, तो फिर नाइक तो निपट जाएगा बेसिकली। इसलिए रिस्क ऑफ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। अब लाइक कह सकता है ना कि अब तो मुझे जूता बनाना आ गया नाइक का, अब नाइक से तोड़ो कॉन्ट्रैक्ट, अपना खुद का दुकान चालू करो और बेचो लाइक किसी और नेम से। यू कैन से नाइक की स्पेलिंग आगे पीछे कर दो, NICK कर दो और अपने नाम से बेचो जूते अपने। क्वालिटी सेम ही रहेगी, लोग खरीदेंगे ज़रूर, क्वालिटी सेम रहेगी बिकॉज मैंने बनाना सीख लिया है, एंड लोग खरीदेंगे बिकॉज क्वालिटी नाइक जैसी मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा। तो कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। So like advantages, like from the perspective of licensor is like virtually no investment. बैक डायनामिक्स को बस देना पड़ा अपना नाम ना, कि लोग हमारा नाम यूज़ कर लो, ब्रांड नाम यूज़ कर लो हमारा, बट इवेंचुअली उनका कोई ऐसा लाइक मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा उनको, है ना। ऑल्दो इनिशियली करना पड़ा होगा बट अभी तो नहीं करना पड़ा ना। रेगुलर फी एज इनकम मिल जाती है, नॉट लाइबल फॉर लॉसेस, लोअर रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, बिकॉज ना लाइक मैकडोनल्ड्स अमेरिका में मान लो, ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ से है बट मान लो अमेरिका से है, एंड इंडिया से बंदा गया, उसने ली फ्रेंचाइजी। अब बंदा इंडिया से लेके आ रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हाँ इंडियन बंदा है, सब कुछ इंडियन कर रहा है, कोई बाहर से हमारे देश में नहीं आ रहा है फिजिकली, तो इंडियन बंदा उसका नाम तो लेके आ रहा है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडियन बंदे को।
लेकिन अगर मैकडोनल्ड्स खुद से यहाँ पे करने आ जाए तो गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी कि यार ये दो, ये पॉलिसी दो, मतलब ये पेपर लाओ, ये पेपर लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ। लेकिन क्योंकि अब इंडियन बंदा ही लेके आ रहा है फ्रेंचाइज अपने देश में, तो गवर्नमेंट सोचती है कि सब तो इंडियन ही कर रहा है, कोई ऐसा ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम फेस करना पड़ता है। लाइसेंसी हैज़ द मार्केट नॉलेज, नॉट लाइसेंसर नॉट, बिकॉज अगर लेट्स से मैकडोनल्ड्स को इंडिया में खोलना है तो समझना पड़ेगा इंडियन पीपल, इंडियन कल्चर को कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा माल बेचना पड़ेगा। बट अगर एक इंडियन बंदा ही फ्रेंचाइजी लेके आ रहा है तो वो सब पता ही इंडिया के बारे में, कौन सी लोकेशन बढ़िया रहेगी, कहाँ कल्चर कैसा रहेगा, बिकॉज वो इंडियन है ना, तो उसको एटलीस्ट किसी विदेशी से ज़्यादा ही पता हो, किसी विदेशी बंदे से ज़्यादा ही पता होगा उसको, क्योंकि वो इंडियन है। अदर फर्म कैन नॉट यूज़ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। ईजी कर सकते हैं बट इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज एक्सपेंसिव होता है ये सब करना भी। कर सकते हैं बट इतना ईजी नहीं होता। लाइसेंसी में स्टार्ट मार्केटिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, वो लाइक मैकडोनल्ड्स ने कहा कि बर्गर बेचना, ये सब बेचना तुम, लेकिन उसने अपने कुछ निकाल दिया मैकडोनल्ड्स के नाम से, और ख़राब हुआ तो बेइज्जती किसकी होगी, मैकडोनल्ड्स की होगी। लाइसेंसी में स्टोर में शेयर SHAR में शेयर ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में स्टार्ट एंड रिजल्ट्स इन लिटिगेशंस कॉजिंग लॉस टू बोथ पार्टीज़, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना, तो लॉसेस लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही सकते हैं, चाहे इतना भी कर लो तुम, ह्यूमन माइंड तो घपलेबाजी करता ही है। अच्छा देखो, मैं ना जल्दीबाजी में ना कुछ चीज़ें बताना भूल गया। लाइक देखो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने तो, मैंने कहा था 8 होते हैं बट हमने डिस्कस कितने किए, खाली 5 ही तो करे है ना, बाकी और 3 तो करे ही नहीं हमने डिस्कस, तो वो डिस्कस कर ले, जो 3 हमारे रह गए ना वो डिस्कस कर लेते हैं। 5 के बाद ये छठा ये है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस M&A एज की स्ट्रेटेजिक टूल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। लाइक मर्जर, डिफरेंस जान लो पहले इनका। मर्जर में ना जो दो पार्टी आपस में मर्ज होती है उनका लेवल ऑलमोस्ट सेम से ही होता है ना। अ मर्जर अकर्स व्हेन 2 कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी एमिंग टू इंटीग्रेट रिसोर्सेज, जोड़ना बेसिकली, अचीव एफिशिएंसी एंड मार्केट स्ट्रेंथ। द मर्ज एंटिटी ऑपरेट्स अंडर अ कॉमन ब्रांड नेम, मतलब ए और बी आपस में जुड़े और उससे नया कुछ बन गया C, ठीक है, A B जुड़ा और कुछ नया बन गया C, ठीक है। लाइक वोडाफोन आइडिया मर्जर से बना VI हमारा 2008 में। एंड एक्विजिशन ऑन द अदर हैंड, एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद लेती है। एन एक्विजिशन इन्वॉल्व्स कंपनी टेकिंग ओवर अनदर कंपनी, यूजुअली स्मॉलर कंपनी गेनिंग कंट्रोल ऑफ इट्स एसेट्स, लाइबिलिटी एंड ऑपरेशन। मतलब छोटी कंपनी बिक जाती है बेसिकली, बड़ी कंपनी खरीद लेती है ना। लाइक जोमेटो एक्वायर्ड उबर ईट्स इन 2020। अच्छा एक्विजिशन ना एक बार जान लो, ये सब लाइक सहमति से होता है कि हाँ छोटी कंपनी सहमत है, हम चाहते हैं कि आप हमें खरीद लो, सब कुछ सहमति से हो रहा है, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्विजिशन में सब कुछ सहमति से हो रहा है कि हम आपको खरीद रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना, नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अगर A ने B को खरीद लिया, B छोटी कंपनी है, A बड़ी है, तो नाम तो रहेगा A का ही, कुछ भी नया C फॉर्म नहीं होगा, नाम तो A का ही रहेगा एंड B खत्म हो जाएगा बेसिकली। एंड नाउ टेक ओवर 7th है, मैं 7 लिखना भूल गया, टेक ओवर हमारा 7 है, ठीक है। टेक ओवर सेट। अच्छा देखो, इट्स लाइक एक्विजिशन बट ना ये होता है हॉस्टाइल, मतलब दबदबे से होता है कि हमें तो चाहिए भाई, आप कुछ भी करो, दबदबे से चाहिए हमें तो खरीदना ही खरीदना है। रेदर देन इन एक्विजिशन सब कुछ सहमति से होता है, बट इसमें लाइक होता है हॉस्टाइल। और टेक ओवर स्ट्रेटेजिक, और टेक ओवर इज अ स्ट्रेटेजी इन विच अ कंपनी एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ अ वेल स्टैब्लिश्ड फर्म विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड नेटवर्क। देखो फर्म जो लेगा वो सोच समझ के लेगा ना, कुछ खास बात तो उसमें होनी चाहिए कि इतने लड़ने मरने होते यार एकदम। मार्केट लीडरशिप एंड इंश्योर्स ग्रोथ ड्यू टू मल्टीपल बिडर्स। आप क्योंकि अच्छी कंपनी है तो ऐसा तो नहीं खाली हमें खरीदना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते होंगे, कॉम्पिटिशन इज इंटेंस एंड ओनली वन सक्सीड। और आपको यही खरीद पाएगा, कोई एक जीत पाएगा, जो जीत जाता है ना ऑफन फेसिंग रेजिस्टेंस, हैंस टर्म्ड हॉस्टाइल टेक ओवर, है ना। विद द विनर नोन एज टेक ओवर टाइकून, जो जीत जाता है इस बिडिंग में उसे टेक ओवर टाइकून कहते हैं। टेक ओवर्स कैन अकर एट वेरियस लेवल्स इंक्लूडिंग कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट एंड ब्रांड, है ना। कॉस्टलियर देन एक्विजिशन बट हैव हायर probability of success. Example, Hindia Group acquiring Ashok, Leyland and Unilever acquiring Brook Bond and Lipton basically, ठीक है। तो डिफरेंस यही है एक्विजिशन और टेक ओवर में कि ये होता है ज़बरदस्ती और ये होता है एक्विजिशन होता सहमति से। और ये टेढ़ा कैसे हो गया ये, ठीक है। टर्न की प्रोजेक्ट्स, सिंपल नाम से समझ में आ रहा है हमको, टर्न की, चाबी घुमाओ स्टार्ट करो। टर्न की में लाइक एक बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस से कुछ पूरा बनवा लेता है जनरली। तो एग्जांपल एक कंट्री ले लेते हैं। इंडिया ने कहा जापान से कि हमको चाहिए मेट्रो वगैरह बना के चाहिए। अब मेट्रो वगैरह बनाने के लिए तो हमें पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, लेकिन आपने बना रखा है, आपको पूरा एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे यहाँ आके मेट्रो बना दो, सब कुछ आप कर दो, सब कुछ, बस हमको दे देना चाबी काइंड ऑफ।
कि बस हमें चालू ही करना पड़े और कुछ ना करना पड़े, सब कुछ आप करके दे दो। तो जापान कंपनी कहती है हाँ हम कर सकते हैं। तो वो एक एस्टिमेट देंगे कितना पैसे लगेगा, इतना टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, एक प्रॉपर दे दो फाइनल प्लान। तो अगर एग्री कर लेती गवर्नमेंट कि हाँ सब कुछ सही कह रहे हो, पैसा पैसा वगैरह टाइम वगैरह सब कुछ सही लग रहा है, तो ये लो हमारी तरफ से प्लान कि इतने एरिया बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा होना चाहिए, ये सभी फीचर्स होने चाहिए। तो एक बार अगर इंडियन गवर्नमेंट ने जापानीज़ गवर्नमेंट को दे दिया प्लान कि ऐसा होना चाहिए, सब कुछ ऐसा काम बनना चाहिए, या फिर जापानीज़ कंपनी जो भी बना रही है उसको दे दिया, तो एंड एक बार देने के बाद ना चेंज नहीं कर सकते। इट कांट बी चेंजेबल। लाइक पहले हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ बनाना है एंड बाद में हमने कुछ देर बाद कहा यहाँ से यहाँ करना है, चेंज नहीं कर सकते। प्लान दे दिया तो तुमने, ठीक है, ये भी इसका लिमिटेशन है, चेंज नहीं कर सकते। एंड क्योंकि लाइक मेट्रो वगैरह सब कुछ जापान की कंपनी ने बनाया है एंड लेकिन चलाना तो इंडिया वालों को ही है ना, चलाना तो इंडिया वालों को ही है। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, लाइक 1-2 महीने की, 1-2 महीने फिर 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो इसका ये मतलब है, ये मतलब है। लेकिन ट्रेनिंग देने से भी ना, क्योंकि देखो एक बंदा जिसने पूरी कार बना दी और एक बंदा चलाना सीख रहा है, जिसने बनाई है वो कार, तो वो तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही वो होगा ना, मतलब होशियार होगा। एंड जो बंदा चलाना सीख रहा है वो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देगा बेसिकली, कितना भी सिखा दो उसको तुम, कुछ ना गलती जरूर करे, कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देगा वो बंदा। तो वही इसमें बात हो रही है बेसिकली। अ टर्नकी प्रोजेक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ कंपनी अंडरटेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरा हम बना के देंगे तुमको, फ्रॉम प्लानिंग टू कंप्लीसन, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ मैन पावर, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड ट्रायल ऑपरेशंस, सब कुछ कर देंगे बेसिकली हम। अ प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड रेडी फॉर यूज़, पूरा बन के देते हैं, अलाउइंग द क्लाइंट टू स्टार्ट ऑपरेशंस इमीडिएटली, टर्न द की बेसिकली, चाबी वहाँ स्टार्ट करो। कंट्रैक्टर्स आर कंपनसेटेड ईदर थ्रू फिक्स्ड फीस और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ओवर टाइम, है ना, कि एक बार में ले लो पूरा पैसा, या समय या जब भी तुम्हें लाइक जैसे हमने कोई बनवाया हाईवे तो टोल कलेक्ट कर लेना तुम 20 साल तक, ऐसा कुछ कर देते हैं बेसिकली। टर्न की प्रोजेक्ट्स आर कॉमन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, है ना, रेलवेज वगैरह, हाईवेज बनाना। एग्जाम्पल बेक्टेल, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, जापानीज़ है, वैसे मोस्टली जापानीज़ वगैरह से काम करवाते हैं बेसिकली हम लोग तो, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन और 3 कंप्लीट। अब इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फोर्थ टर्नकी का एडवांटेज डिसएडवांटेज। टर्नकी का बेसिकली रिड्यूस क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, है ना, इट्स फ्रॉम पीओवी ऑफ मैंने जो बना रहा है बेसिकली, जो बना रही है कंपनी, क्लाइंट ज़्यादा बीच में घुस नहीं सकता, ये प्लान दे दिया तो बस, अब चेंजेबल नहीं होता वो प्लान। सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी है, कुछ भी कांड हो गया तो हम धर सकते हैं कि हाँ भाई बता क्या गड़बड़ करी तूने। एक बंदा अकाउंटेबल होता है बेसिकली, एक जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है अकाउंटेबल। प्राइस एंड टाइम सर्टेनिटी प्रॉपरली नहीं होती है, बट एक सम हाउ टू सम एक्सटेंट हमको मिल जाती है, बिकॉज जापानीज़ कंपनी का एक्सपीरियंस होता है सब चीज़ें करने का, तो वो कह सकते हैं कि हाँ इतना टाइम लगेगा, इतना पैसे लगेगा। इंस्टेड ऑफ हम जिसको एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते कि कितना पैसा लगेगा, कितना क्या लगेगा, है ना। डिसएडवांटेजेस मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, है ना, पता नहीं क्यों। डिसएडवांटेजेस, कंपटीटिव रिस्क। देखो जिस कंपनी ने हमारे लिए कुछ बनाया है, अब वही कंपनी सेम टू सेम किसी और दूसरे के लिए तो बना सकती है, सेम टू सेम चीज़ बना सकती है, तो कंपटीशन खड़ा हो सकता है हमारे लिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, बिकॉज हम चेंज नहीं करवा सकते प्लान दोबारा। लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब देखो अगर हम समझो जैसे हमारे घर में खाना बनाती है मम्मी जी हमारे लिए, ठीक है, हमारी मम्मी खाना बनाती है, तो उसमें अगर मान लो मक्खी गिरे खाने में, कुछ हो गया, कॉकरोच गिर गया, तो हमारी मम्मी खाना नहीं देगी हमको, वो हमारी मम्मी खाना हमको नहीं देगी, बिकॉज हमारी मम्मी को पता है कि मेरा बच्चा है यार, कुछ हो गया इसको तो। और तो मम्मी दिल तो बहुत अच्छा होता है, वो किसी और बच्चों को वैसे नहीं खाना खिलाएंगी, लेकिन मम्मी हमें वो खाना नहीं देंगी, चाहे कितना भी महंगा खाना क्यों ना हो, चाहे वो मस्त पनीर सब्जी क्यों ना हो, है ना, चाहे वो 1-2 किलो क्यों ना, मम्मी फेंक देंगी, ठीक है। लेकिन हम जा रहे हैं होटल में खाना खाने, वहाँ सेफ खाना बना रहे हैं, एक मक्खी गिर भी कह रहे छोड़ो ना, हटाओ मक्खी फेंको, कैसा हो रहा है किसी को, है ना। तो क्योंकि अपना बच्चा नहीं है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो वैसे अगर अपना काम नहीं हो ना, एक अपना काम ना हो ना, तो काइंड ऑफ चांसेस है कि इंटरेस्ट लॉस हो जाए टू आफ्टर सम टाइम, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और फिर लो क्वालिटी काम हो। लिमिटेड क्लाइंट कंट्रोल, एक बार हमने प्लान दे दिया तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, दिक्कत हो सकती है। ऑपरेशनल लर्निंग है, मैंने वही कहा था कि सब कुछ बनाया है जापानीज़ कंपनी ने, तो उनको आता हो चलाना तो अच्छे से, हमको सिखाएंगे बट इवेंचुअली हम पूरा नहीं सीख पाएंगे, हम उसमें टाइम लगेगा सीखने में, तो गैप होगा बेसिकली। हाई डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर, एक बार हमने किसी को प्लान दे दिया ना, तो हमारे पास कोई प्लान भी नहीं होता कि अगर इसने नहीं दिया तो क्या होगा, कि अगर इसने बना के नहीं दिया तो क्या होगा मेरा। तो हाई डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला, इसलिए मैंने बहुत अच्छा डिस्कस किया है। एंड नाउ देते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन सिंपल इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में ना इंटीग्रेशन की वर्ड है, इंटीग्रेशन इज अ की वर्ड, है ना। अगर तुम्हें लिख के नहीं है ना ये वर्ड, तुम्हें अगर लिख के नहीं आए तो मार्क्स कट, तो अगर डेफिनेशन पूछे तो लिख के आ जाना सिंपल।
among countries through expansion of international trade, investment, communication and exchange of knowledge across the national borders. तुम याद कर लेना, डेफिनेशन बोलने से याद में तो होगा नहीं. बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? जॉब्स बढ़ती हैं, लोगों का कंपनसेशन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बिल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. इम्पैक्ट ऑन बिजनेस रिक्वायर्स कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं बिजनेसेस की, इंक्रीजेस कंपटीशन एंड आउटसोर्सिंग, ड्राइव्स डिजिटाइजेशन एंड मोबिलिटी. डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है एंड मोबिलिटी को बढ़ावा मिलता है. मोबिलिटी मतलब सामान का यहाँ से वहाँ होना, लोगों का यहाँ से वहाँ होना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है. इम्पैक्ट है, बेसिकली सही गलत की बात नहीं कर रहे, ये इम्पैक्ट है, ये होता है. स्टैब्लिशेस ग्लोबल बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ये बन जाते हैं क्योंकि अब सब कुछ ग्लोबली हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो कुछ तो होना चाहिए ना स्टैंडर्ड्स वगैरह की, कुछ भी फ्रॉड वगैरह को मिनिमाइज कर सके ताकि हम. मेजर ड्राइवर्स टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स, है ना. कैपिटल मार्केट्स आर फ्री, खुल चुके हैं, अब इजीली हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं भी कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे हमारी कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन वगैरह, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह उन्होंने सब कुछ फास्ट कर दिया है. जैसे अगर मुझे कोई डील वगैरह करनी है तो मैं ऑनलाइन मीटिंग से कर सकता हूँ, है ना. डिजिटली पेमेंट कर सकता हूँ, मुझे वहाँ फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ फास्ट वगैरह होगा, जिससे ग्लोबलाइज को बढ़ावा मिला है ना. मोबिलिटी ऑफ पीपल, अब क्योंकि सब कुछ एजुकेशन बढ़ी है, सब कुछ इन्हांस हुआ है, तो लोगों को समझ आने लग गया है कि बाहर जाने से बहुत पैसा मिल सकता है और पैसा हमें ज़्यादा मिल सकता है, तो लोगों की मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है. अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो प्रोडक्ट्स भी इजीली अब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं कम से कम दाम में. तो इसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से भी बढ़ावा मिला है ग्लोबलाइजेशन को. बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईजियर ट्रैवल, सिंपलर ट्रेड प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, है ना. एग्जाम्पल साथ करना, कभी एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, पूछा भी है बेसिकली. अ कंपनी कैन ओपन ब्रांच बिल्डिंग अ फैक्ट्री बाय शेयर्स इन अदर कंट्री फिर देन बिफोर. बड़ा मार्केट लिख सकते हो. ऑनलाइन मीटिंग्स, टूल्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा, इसका एग्जाम्पल है. इंडियन IT प्रोफेशनल वर्किंग इन फॉरेन फर्म्स, एग्जाम्पल है. लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई ना बहुत ज़्यादा, एयर कार्गो आ गया है, कंटेनराइजेशंस हो गए हैं, बेटर लॉजिस्टिक्स वगैरह आ गई है, तो इससे कॉस्ट कम हो गई है. अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन वन कंट्री कैन सोल्ड इन अनदर कंट्री एट अ रीजनेबल कॉस्ट ड्यू टू एफिशिएंट शिपिंग एंड सप्लाई चेन्स. इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंसीज अमॉन्ग कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है. सबसे ज़्यादा भी चाइना पे ही चल रही है, कुछ भी हमें चाहिए चाइना से मंगाना पड़ता है ना. चिप्स वगैरह सब चाइना में बनती है, तो इससे डिपेंडेंसी इंक्रीज़ हुई है. अगर एक बार डिपेंडेंट हो गया ना, जैसे जैसे ना कि इंडिया में शादियाँ लंबी क्यों चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना शादी में इंडिया में ना वो हो जाता है कि रिश्ता बन गया है, आप तोड़ नहीं सकते, समाज का प्रेशर ये सब, तो डिपेंडेंट हो जाते हैं बेसिकली. वैसे डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से ना ग्लोबलाइजेशन बहुत लंबा चलता है, समझ जाओ तुम ऐसा, है ना. नो कंट्री इन फुल सेल्फ सफिशिएंट, एक सब पर डिपेंडेंट हो गई है बेसिकली. सबसे ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट हो गई है. वन कंट्री में सप्लाई रॉ मटेरियल, अनदर में प्रोवाइड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. ग्लोबल कंसोलिडेशन, बेसिकली मर्जर एक्विजिशन है ना, ग्लोबली बिजनेस को बहुत जोड़ा है आपस में, कंसोलिडेट किया है बहुत ज़्यादा. कंपनीज एक्सपेंडिंग ग्लोबली बाय मर्जिंग, एक्वायरिंग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एक्वायरिंग लोकल फर्म इन अदर कंट्री, एक्सपैंड कस्टमर बेस. कंक्लूजन इफ यू वांट यू कैन रीड. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच, अच्छा ये लास्ट है है ना, ये लास्ट है, इट्स लास्ट. फिर सब कुछ मैंने वो करा हुआ है, डिस्कस करेंगे इसके बाद थोड़ा वो मतलब वो यार समझ जाओ, टिप्स वगैरह. इंटरनेशनलाइजेशन, डेफिनेशन तुम याद कर सकते हो, अच्छी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे एक. इंटरनेशनलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस एक्सपैंड ऑपरेशन. देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब कंट्रीज इंटीग्रेट होना, ठीक है, कंट्रीज बिजनेस कंट्रीज का इंटीग्रेट होना, कंट्रीज की बात हो रही है. बट वेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन इट मीन्स बिजनेस का एक्सपैंड होना, बिजनेस का एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाना. ऑपरेशन बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट्स, एंटर इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट थ्रू एक्टिविटीज सच एज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. रीजंस क्यों करना पड़ा, क्यों करेंगे भाई, हम क्यों जाएंगे, सोचो तुम ही बताओ, क्यों जाना है हमें डोमेस्टिक को छोड़, क्यों जाना है. डाइवर्सिफाई करने के लिए, इकोनॉमिक स्केल पाने के लिए, इंसेंटिव्स मिलते हैं बहुत सारे, ग्रोथ होती है, जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है, बहुत सारे रीजंस और भी हैं. आगे लिखा है मैंने, लिखा है डेंसली को, लिखा हुआ है, और भी रीजंस लिखे हैं मैंने क्यों जाना है, ये लिखा हुआ है शायद. हाँ, मोटिवेट कंपनीज टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस, यही लिख सकते हो तुम वहाँ पे भी, ठीक है. स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक ऑपरेशंस, पहला स्टेज हमारा डोमेस्टिकली होता है कि डोमेस्टिकली सब काम कर रहे हैं. देन सेकंड स्टेज मतलब हल्का सामने बाहर कदम रखा, कैसे, एक्सपोर्ट के जरिए हल्का सा बाहर कदम रखा. देन थोड़ा सा और कदम बढ़ाया, कैसे, जॉइंट वेंचर के जरिए दूसरी कंपनी में जोड़ के, बिकॉज अभी तो हमें नया नया आया, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें किसी ज़रूरत है बंदे की, तो हमने जॉइंट वेंचर वगैरह सब्सिडीज वगैरह करी. तो कंपनीज एक्सपेंड फर्दर बाय फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर्स विद फॉरेन फर्म्स और बाय सेटिंग अप
इट्स ओन सब्सिडीज। कुछ किसी को पता भी है कि भाई कैसे करना, तो सब्सिडी सेट कर लेते हैं। लेट्स से किसी कंपनी, किसी को पता है कि हाँ मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझको जॉइंट वेंचर की जरूरत नहीं है, मुझको जॉइंट वेंचर की जरूरत नहीं है, तो खुद से अपना कुछ सेटअप कर सकती है। दिस हेल्प्स टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, नाउ फोर्थ, इस स्टेज पे ना कंपनीज प्रॉपरली स्टार्ट कर देती हैं करना इंटरनेशनल काम वगैरह अपना। एट दिस स्टेज द फर्म कैरीज आउट बिजनेस एक्टिविटीज इन सेवरल कंट्रीज एंड मैनेजेस प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज इंटरनेशनल स्केल। And now fifth stage, which is last, transactional operations. This is the most advanced stage where company operates globally with integrating operations across countries while also adjusting local markets. देखो, पहला पॉइंट समझ में आ जाता है बच्चों को, डोमेस्टिक सब कुछ काम कर रही है। दूसरा, हल्का सा भाग कदम रखा एक्सपोर्ट्स के जरिए। तीसरा, हेल्प वगैरह ली, जॉइंट वेंचर किया। देन ये आते हैं 2 पॉइंट जो बच्चों को समझ नहीं आते कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। दोनों में तो वही काम हो रहा है, देखो डिफरेंस में लिखा हुआ है। तो एट मल्टीनेशनल ऑपरेशंस कंपनी वर्क इन मेनी कंट्रीज थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, है ना। ब्रांचेस डिफरेंट होती है बट हेड ऑफिस एक ही होता है। मेन डिफरेंस हेड ऑफिस से ले जाते हैं, है ना। कंपनीज वर्क एज वन ग्लोबल बिजनेस इन नॉन कंट्री। एक ही बिजनेस काइंड ऑफ होता है जो पूरी ग्लोबली काम कर रहा होता है। डिसीजंस आर टेकन बोथ ग्लोबली एंड लोकली। बोथ यहाँ पे खाली हेड लेता है, यहाँ पे एक सेपरेट ब्रेन भी होता है हर एक कंट्री के पास अपना, कि अपना खुद लोकल डिसीजन ले पाए। ईच कंट्री ब्रांच वर्क सेपरेटली, ऑल ब्रांच वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन। Focus more on local markets, focus both global and local markets। तो ये पेपर में नहीं आएगा बट ऐसे मैंने बता दिया मैंने कि तुम्हें समझ में ना आए तो, है ना। तो ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें समझ में आया तो रट लेना बेसिकली। सुनो कीवर्ड देख लेते हैं। लाइक मल्टीनेशनल ऑपरेशंस में ना हमारा लाइक कीवर्ड होता है सेवरल कंट्रीज मैनेजेस प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कीवर्ड है बेसिकली प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी बात हम इसमें नहीं करते हैं। एंड इन ट्रांजैक्शनल ऑपरेशंस द कीवर्ड इज लोकल मार्केट्स एज वेल। ठीक है, ऑल्सो एडजस्टिंग टू लोकल मार्केट्स नीड्स एज वेल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इन ट्रांसलेशनल ऑपरेशन से लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड हो सके तो कर देना हाईलाइट भी। सब कीवर्ड है बेसिकली। ऑल्सो एडजस्टिंग मतलब ग्लोबल तो कर ही रहा है, लोकल ही पूरा फोकस कर रहा है बंदा, खाली ग्लोबल नहीं कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मेन कीवर्ड है ना। विथ इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होता, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें दोनों में डिफरेंस समझ आया तो रटा मारना बेसिकली, रट लेना इसको। एंड वही कि मार्क्स से अकॉर्डिंग लगा, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स कहा जाए, थोड़ा ज़्यादा कर देना एक्सप्लेन। ऑल दो आई इतना इनफ है। बस वही मैंने यहाँ पे समरी लिखा हुआ है, नोट्स इवेंट का समरी। चाहो तो पढ़ना, नोट्स के लिए दिया मैंने बेसिकली है ना, क्योंकि याद नहीं होता आठों ना बच्चों को सही से। टर्न की रेडी टू यूज़, LT, बेक्टेल, यूनिलीवर, ब्रुक बॉन्ड, है ना। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है IB में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखना IB में। अब देखो लाइक पता है मेरा हमेशा से रहता है ना सब कुछ चलो कंप्लीट, तो लाइक यूनिट तो खत्म हो चुकी है बट हाँ अभी कुछ चीज़ें रह गई यूनिट में जो इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं चाहता था मैं स्किप कर सकता था, पर मैंने स्किप सोचा नहीं करना चाहिए। देखो यूनिट तो खत्म हो चुकी है, यूनिट 1 तो, बट मेरा हमेशा से ये रहता है ना कि एवरीथिंग शुड नीड टू बी कंप्लीट। तो 3 चीज़ें रह गई बेसिकली इसमें अभी तक। लाइक फैक्टर्स मोटिवेटिंग कंपनीज टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, हमने 4 पॉइंट करे थे और कर लेते हैं थोड़े से इसके बेसिकली। एंड मोड से एंट्री का ये क्वेश्चन है, हमने मोड से एंट्री पढ़ लिया है, बट देखो अगर तुम ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम एक्सप्लेन करने बैठ गए सारे मोड से एंट्री 8 के 8, देन तुम उसके लिखोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो कितना टाइम लग जाएगा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई थॉट इसका आंसर 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझको दे देना चाहिए, आई थॉट जस्ट। एंड एक और चीज़ रही विच इज़ ओरिएंटेशंस, इसको हम EPRG फ्रेमवर्क भी कहते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलिसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। 3 चीज़ रह गई, तुम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। Here factor motivating, which is higher profit opportunity, market expansion, availability of cheaper raw material, use of surplus production capacity, diversification of risk हो जाता है, access to advanced technology, global competition, global competition like to survive in competition environment, companies कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि डोमेस्टिकली ज़्यादा होता है कंपटीशन एंड ग्लोबली कम होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए एडवांस में लिख दिया इसको मैंने, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तुम चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। 8th पॉइंट गवर्नमेंट सपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा, ब्रांड रिकग्निशन बढ़ जाता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। कंक्लूजन काट सकते हो, फालतू लिखा हुआ कंक्लूजन ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, चाहो तो उसे मत पढ़ना, चाहो तो। डिफरेंट मोड से एंट्री देखो, उसका आंसर है 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग ना देखो हमें क्या करना है, यूजुअली हमारी अप्रोच होती है 3 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखना। इतनी बच्चों की राइटिंग स्पीड होती है, ठीक है, इतनी होती है नॉर्मल बच्चों की राइटिंग स्पीड कि वो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 1 पेज लिख पाएँ। इसका लिखने में बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो 4 पेज तुम्हारी एक खाएगा, पक्का खाएगा। देखो क्या करना, तो एक्सपोर्ट्स के से लिखना, 1 लाइन लिखना सिंपल। एक्सपोर्ट मीन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस वन कंट्री टू कस्टमर्स वन अदर कंट्री, बस, है ना। ये काट सकते हो, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे तुम काट सकते हो चाहो तो।
टाइप्स लिख देना, यहाँ से ये एरो निकाल के ऐसे करके, जैसे मैंने तो बताया था वहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट में डायरेक्ट लाइक नो डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे तुम लिखना, इसे काट दो, यहाँ पे लिखना, सिर्फ लिखना डायरेक्ट में नो इंटरमीडियरीज, एंड यहाँ पे सिर्फ लिखना देयर आर इंटरमीडियरीज लाइक एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नो इंटरमीडियरीज, देयर आर इंटरमीडियरीज, ठीक है, इतना लिखना बस। एंड देन तीन एडवांटेज तीन डिसएडवांटेज, लो इन्वेस्टमेंट, ईजी एंट्री, यूजफुल फॉर टेस्टिंग, लिमिटेड कंट्रोल, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिपेंडेंसी ऑन इंटरमीडियरीज इन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसका सिंपल लिखना तुम लाइसेंसिंग का एक लाइन का एंड फ्रेंचाइजिंग का एक लाइन का। लाइसेंसिंग अलाउज फॉरेन फर्म टू यूज पेटेंट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, फ्रेंचाइजिंग सिमिलर बट इंक्लूड्स कंप्लीट बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड नेम। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, एडवांटेजेस तीन लिख देना जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, लो इन्वेस्टमेंट, क्विक मार्केट एक्सपेंशन, लेस फाइनेंशियल रिस्क, लिमिटेड कंट्रोल ओवर क्वालिटी रिस्क, मिस यूज, लोअर शेयर इन प्रॉफिट्स। कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिखा डेफिनेशन यहाँ पे एक लाइन की है ना, एग्जाम्पल लिख दिया छोटा सा, तीन एडवांटेज लिख दिया, तीन बस, ज़्यादा नहीं, तीन बस। जॉइंट वेंचर में चाहो तो लिख सकते हो टाइप, ठीक है, इक्विटी जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर, ठीक है, लिख सकते हो टाइप, तीन टाइप, ऐसे बस एक्सप्लेन मत करना, बस लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, टाइम बच जाए तो। एग्जाम्पल लिखना जरूरी है थोड़ा सा, तीन एडवांटेज तीन डिसएडवांटेज लिख देना, ठीक है। एफडीआई होता क्या, हल्का सा एक्सप्लेन करा, तीन एडवांटेज तीन डिसएडवांटेज लिख दिए बस। मर्जर एक्विजिशन होता क्या है, मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, लिख दिया, तीन वो लिख दिए। टेक ओवर अकर्स व्हेन एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म समटाइम्स विदाउट कंसेंट, कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, हॉस्टाइल काम करते हैं प्रॉपर, कंसेंट की समटाइम्स क्या ऑलवेज ही होता है, मोस्टली ये बिना कंसेंट है, कंसेंट ले तो फिर तो वही हो गया, एक्विजिशन ही हो गया, है ना। तीन इसके लिख दिए, टर्न की सिंपल लिख दिया, डिफरेंस एक लाइन का, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एकदम पढ़ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाके लेके पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन फिर फालतू से लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो कंक्लूजन लिखने से एक अच्छा इंप्रेशन तो पड़ता ही है एग्जामिनर पे, लाइक हो गया कंप्लीट, पर टेंशन मतलब कंप्लीट पर हो गया है, बट एक बार देख लो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बट एक बार हम देख लो कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए आज पास्ट 10 ईयर्स में। लाइक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ड्राइविंग फोर्सेस हमने पढ़ लिया, क्या ज़रूरी भी है ग्लोबलाइजेशन, इज इट डिजायरेबल एंड इसके लिमिटेशंस वगैरह यहाँ पर लिख दिया मैंने, लिख दिए, चाहो तो पढ़ सकते हो, और मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये भी है। लाइक इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाता है, थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, कल्चर ख़राब हो सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है, बेसिकली हो सकता है, होता भी है, स्प्रेड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, एक कंट्री में कुछ खतरा हुआ दूसरी कंट्री भी ख़राब हो सकती है, बिकॉज आई सेड ना कि कंट्रीज हो रही है इंटीग्रेट, जुड़ रही हैं आपस में। लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, गवर्नमेंट प्रेशर पड़ सकता है कि तुम ये नहीं करना वो नहीं करना, थ्रू ग्लोबल मार्केट प्रेशर बढ़ सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बेनिफिट्स का, ठीक है, कुछ है 10 लिख दिया मैंने, तुम्हें एग्जाम में 6-7 लिख दोगे, बहुत अच्छे 6-7 लिख दोगे ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एक मार्क्स के लिए 1 पॉइंट इनफ होता है ना, लिख दोगे तो इनफ है। एंड नाउ ये हो गया ख़त्म। लाइक वाई कंपनीज ग्लोबलाइज क्यों करना है, एग्जाम्पल लिख देना बना के। अच्छा तुम्हें इफ़ यू वांट ये सबके आंसर्स तो ना, लाइक मैं डायरेक्टली शिवदास अटैच नहीं करता, डायरेक्टली मैं शिवदास को अटैच नहीं कर सकता कमेंट सेक्शन में, कमेंट में बेसिकली डिस्क्रिप्शन में, और लिंक वगैरह तुमको नहीं दे सकता, डायरेक्टली नहीं दे सकता, इट्स इलीगल। तो देख लो कैसे तुम्हें बुक लेनी है, कैसे तुम्हें बुक चाहिए तो कैसे मिलेगी। सिंपल जाना क्रोम पे, सर्च करना 10 ईयर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, सबसे पहले आ जाएगा स्क्रिप्ट, ठीक है, उस पर क्लिक करना, अपने कोई भी आलतू फालतू 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उससे ना डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं बिना डाउनलोड करे भी तो मैसेज डायरेक्टली देख सकते हो वेबसाइट पे ही, देखो डायरेक्टली तुम देख सकते हो बिना डाउनलोड करे भी, जो सबके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिजायरेबल, लिमिटेड सब लिखा है ना, यहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए सारे। वाई कंपनी ग्लोबलाइज सबका आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, बट मैं तुमको ये डायरेक्ट पीडीएफ दे नहीं सकता ना, इसलिए दिक्कत है, ये दिक्कत है मेरे पास, क्योंकि इलीगल ये काम करना, मैं बता सकता हूँ मैं कैसे करना है। What do you mean by international business, ठीक है, लिस्ट एक्सप्लेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एक्सेट्रा, रिसेंट पास्ट, ये भी ये काइंड ऑफ बनाना लिखने वाला आंसर है, बनाना लिखने वाला। हाउ डू यू डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट विद डोमेस्टिक वन, डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस, कॉन्ट्रास्ट डोमेस्टिक बिजनेस, एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इंक्रीमेंटल स्टेजेस पूछा है इसमें बेसिकली, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोसेस मतलब स्टेज ही पूछा इसमें भी। ब्रीफ नोट ऑन ओरिएंटेशन, बेसिकली ईपीआरजी फ्रेमवर्क, जो हमने अभी तक नहीं देखा था ना, ईपीआरजी फ्रेमवर्क हमारा रह गया है, आई फॉरगॉट कि ईपीआरजी फ्रेमवर्क हमारा रह गया है, देख लो एक बार, हमारा ईपीआरजी फ्रेमवर्क कहाँ है, यहाँ पे है ना, ऊपर ही होगा, ये हमारा ईपीआरजी फ्रेमवर्क, मैं भूल गया बताना, ईपीआरजी फ्रेमवर्क हाँ, एथनोसेंट्रिक, पॉलिसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक,
एथनो मतलब कि हम होम कंट्री में फोकस करेंगे, जो हमारा होम कंट्री में चल रहा है जैसा माल, हम वैसा ही माल पूरे एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, वैसे ही माल बेचेंगे चाहे जो हो जाए। एंड पॉलीसेंट्रिक मतलब हम रिसर्च करेंगे हमारी होस्ट कंट्री पे, जिस कंट्री हम जाना चाहते हैं। अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं जापान में जाना चाहता हूँ, तो मैं रिसर्च करूँगा कि जापान में कैसा चल रहा है, कैसे लोग पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग माल बनाऊँगा। एंड लाइक एथनोसेंट्रिक में जो चल रहा है इंडिया में वही चलेगा जापान में भी, बस देखा जाएगी ऐसा। एंड रीजियोसेंट्रिक में ना लाइक इट्स लाइक सिमिलर टू पॉलीसेंट्रिक। इन रीजियोसेंट्रिक में ना पहले तो मैं पॉलीसेंट्रिक में खाली एक कंट्री को देख रहा था, बट अब मैं पूरे देखूँगा रीजन कि इस रीजन में क्या चलता है, कैसा काम चलता है, तो उसके हिसाब से पॉलिसीज वगैरह बनाऊंगा मैं। एंड नाउ जियोसेंट्रिक में मैं पूरा दुनिया देखूंगा, पूरी दुनिया देख के चलूँगा, पूरी दुनिया को कैसा, तो पूरी दुनिया से लोग वगैरह हायर करूँगा, समझ गए। तो लाइक रीड कर लेते हैं। अंडर दिस अप्रोच फॉरेन ऑपरेशंस आर व्यूड एज सेकेंडरी टू डोमेस्टिक ऑपरेशंस। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी व्यूज डोमेस्टिक टेक्निक्स एंड पर्सनल एज फार मोर सुपीरियर टू फॉरेन मार्केट्स, है ना। पर्सनल एज फार मोर सुपीरियर टू फॉरेन मार्केट्स, कि हमारा ज़्यादा अच्छा है दुनिया से। आगे तुम पढ़ लेना, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक इन दिस स्टेज कंपनी रियलाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरसीज मार्केट, कि हाँ दुनिया को जानना ज़रूरी है यार, ऐसी की तैसी हमारी कंट्री दुनिया को जानना ज़रूरी है, कस्टमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंडियोसेंट्रिक व्यू डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट पर्टिकुलरली रीजन विद certain important common marketing features is considered as a single market respective of international boundaries। पहले एक सिंपल कंट्री फोकस कर रहे थे, पूरा एक रीजन फोकस कर रहे हैं। एंड जियोसेंट्रिक पूरी दुनिया को एज अ वन मार्केट मानते हैं ये लोग। अंडर दिस अप्रोच अ कंपनी व्यूज एंटायर वर्ल्ड एज सिंगल मार्केट, डेवलप स्टैंडर्ड मार्केटिंग मिक्स, प्रोजेक्टिंग यूनिफॉर्म इमेज एक्सेट्रा, हायर पीपल। Thus approach views global as single market, national environmental constraints, restrict multinational operations can make approach unfeasible for certain companies etc। नेशनल एनवायरमेंटल कंस्टेंट्स से कुछ कंपनीज के लिए अनफिजिबल बन सकता है। एंड यहाँ पे लोग वगैरह पूरी दुनिया से हायर किए जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग हायर करते हैं ताकि ना बेस्ट पॉलिसी वगैरह बन पाए। हायरिंग पर्सनल्स फ्रॉम कंप्लीट वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे लिखा नहीं आई गेस। द बिजनेस कंपनी फॉलोइंग दिस अप्रोच कैरेक्टराइज सफिशिएंटली डिस्टिंक्टिव नेशनल मार्केट्स पर इज अनवर्केबल। यहाँ पर लिख के तुम लिख सकते हो कि ऑल्सो इन दिस अप्रोच दे हायर पर्सनल फ्रॉम द कंप्लीट वर्ल्ड, जिससे स्किल्स वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है इनको, जो भी फर्म ये फॉलो करती है बेसिकली अप्रोच, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ चले गए मेरे, गायब हो गए, नहीं ये रहे, ठीक है। एपीआईजी फ्रेमवर्क हो गया हमारा। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री, ये भी हो गया था। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया था हमने। देखो इसमें डिस्कस कॉन्टेक्चुअल मोड्स ऑफ एंट्री बाय यूजिंग एंड, देखा सिंगल ही पूछ सकते हैं तुमसे। ऑल जाएगा 6 मार्क्स का आया होगा ये क्वेश्चन, 9 मार्क्स का तो नहीं होगा यार, इतना छोटा सा क्वेश्चन होगा तो बना लिख देना, ठीक है, बना के। आइडेंटिफाई मोड्स ऑफ एंट्री ऐसे ही पूछ सकते हैं। फॉलोइंग केस एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज। 8 परचेज, जी परचेज कर लिया मतलब ये कौन सा है, ये हमारा एक्विजिशन है, खरीद लिया बंदे ने। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट्स इन इंडिया बट नन ऑफ देम इज ओन्ड बाय पिज़्ज़ा, ये हमारा वही है, फ्रेंचाइजिंग है, बहुत से बाला के क्वेश्चन। व्हाट इज TNC, एक्सपीरियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजैक्शनल कॉपरेशंस। 13 व्हाट इज TNC। अच्छा जब TNC ना पहले हुआ करता था लाइक CBSES में, आजकल ना सिलेबस से ही बाहर है, सिलेबस में नहीं पहुंच जाता, पर मे भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। इट्स बेसिकली आस्किंग, TNC वो है जो हमारे जो है ना 5th स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस का, जो 5th स्टेज हमारा वही है, उसी फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड से कैरेक्टर्स फीचर्स वगैरह। तो दिस क्वेश्चन आई लीव ऑन यू, इसको लाइक सर्च करना गूगल पे, तुम इसका आंसर मिल जाएगा, और तुम शिवदास में इसकी PDF में चेक कर सकते हो इसका आंसर। सो दिस यूनिट इज एंड हेयर। सो लाइक यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाती है प्रॉपरली एकदम, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट विच इज आर यूनिट 2।